नमस्कार दोस्तों। तो हाई स्कूल के लड़के अभी बाथरूम में नहाकर निकले ही थे कि उसके पैरों के नीचे काले तरल का ढेर दिखाई दिया। अगले ही सेकंड लड़का जलकर मर गया और बाकी लोग भी उस भयानक बुराई को देख लिए। और एक महीने बाद एक नई ट्रांसफर स्टूडेंट क्रिस आई और उसे उसी लड़के का लॉकर नियुक्त हुआ और उसे वहाँ एक काला डिब्बा मिला। डिब्बे में एक अजीब खोपड़ी के सिर वाली सीटी थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसमें कोई जादुई शक्ति हो। वो उसे बेकाबू होकर फूंकना चाहती थी, लेकिन अचानक उसकी हरकत से क्लास रुक गई और जब वो क्लास में थी तो गलती से वो खोपड़ी वाली सीटी गिर गई। और जब टीचर ने उसे देखा तो उन्होंने तुरंत उसे जब्त कर लिया, क्योंकि टीचर समझ गया था कि वो कीमती है। वो उसे बेचकर पैसा कमाने वाला था। लेकिन जब उसने उसे बजाया तो पास की खिड़की का शीशा क्रैक हो गया और उसी रात टीचर का सामना एक राक्षस से हुआ। उसने गलियारे में एक साया देखा। वो उसे देखकर डर गया। तभी पीछे से एक आदमी ने कहा, मिस्टर क्रीप। तो टीचर ने उससे कहा, क्या तुम मजाक कर रहे हो? और तभी काली परछाई गायब हो गई और टीचर ने इसे सीरियसली नहीं लिया। लेकिन जब वो ऑफिस लौटा तो उसकी आंखों के सामने बिल्कुल उसी जैसा दिखने वाला एक व्यक्ति अचानक प्रकट हुआ और उसके बाद उस आदमी ने उसके दिल और फेफड़े निकाल दिए। इस तरह टीचर ऑफिस में मर गया और उसकी मौत ठीक वैसी ही थी जैसी अभी हुई थी। अफसोस कि टीचर की मौत की खबर इतनी जल्दी बाहर नहीं आई और फिर क्रिसेंथेमम के चचेरे भाई ने चुपके से उस सीटी को उठा लिया और आज रात पूल पार्टी में कुछ रोमांचक खेल खेलने का सोचा। ग्रेस को लगा कि सीटी मृतकों को उसके परिवार के पास बुलाएगी, लेकिन जब उसने उसे फूंका तो मौके पर मौजूद सभी लोगों को लगा जैसे उनके दिमाग में कोई भूतिया भेड़िया घूम रहा हो। और वापस आने के बाद क्रिसेंथेमम को हमेशा लगता रहा कि पेड़ पर केवल एक व्यक्ति खड़ा है। और उसी समय सीटी फूंकने वाली ग्रेस के साथ अजीब घटना हुई और उसी समय उसका छोटा भाई बोला कि माँ कहती है कि अब अंदर आ जाओ, नहीं तो तुम सूखी बेड़ जैसे हो जाओगे। उसे नहीं पता था कि यह भ्रम है या नहीं, लेकिन ग्रेस को लगा कि जिस गाल को छुआ गया था वो कुछ भारी हो गया है। और फिर अगले दिन स्कूल ने सभी को टीचर की खबर की घोषणा की और तभी पिछली रात सीटी बजाने वाली ग्रेस ने सामने एक भयावह दृश्य देखा। और कृष ने एली से कहा, मैं एक कल रात देना भूल गई थी, ये मेरा नहीं है, मुझे ये नहीं चाहिए। लेकिन एली ने काली सीटी अपने पास रखने की हिम्मत नहीं की, इसलिए वो कृष के साथ माइक के घर गई। ये सीटी माइक के स्टोरेज रूम में मिली थी और इसे उसके परिवार को लौटाना चाहिए था, लेकिन दोनों ने उम्मीद नहीं की थी कि माइक का परिवार इसे लेने से मना कर देगा। उसने कहा कि इस काली सीटी ने उसके पोते और पोती को मार दिया। यह मृत्यु का देवता है जो पहले ही आ जाता है। हर किसी की जिंदगी की एक तय संख्या होती है, लेकिन अगर तुम इस सीटी को सुनो या इसके बारे में सोचो तो तुम्हें तय समय से पहले मौत मिल जाएगी, चाहे तुम 90 साल के हो या 30 साल के। और इस सीटी को छूने के कुछ ही दिनों में मरना तय। माइक के परिवार ने उन्हें खोपड़ी वाली सीटी वापस ले जाने को कहा, इसलिए दोनों को दूसरा रास्ता खोजना पड़ा। उन्होंने माइक की फाइल जांची और पाया कि उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उसकी उम्र 40 से अधिक बताई गई थी। इसका मतलब था कि वो लड़का असल में 40 की उम्र में जलकर मरने वाला था, लेकिन इस सीटी के कारण उसकी जान पहले ही ले ली गई। ग्रेस ने सीटी फूकी थी और यदि कुछ असामान्य नहीं हुआ तो वो सबसे पहले मारी जाएगी। और आज वार्षिक वांगलिंग उत्सव था और शहर में एक भूतिया घर लगाया गया था। इस समय ग्रेस भूल भुलैया में निकास ढूंढ रही थी। उसे एहसास नहीं था कि मौत आ रही है। आखिर भूल भुलैया में कई पात्र थे, लेकिन अगले ही क्षण ग्रेस डर कर भागी, क्योंकि सामने वाले को उसका नाम पता था। साफ था कि आने वाला अच्छा नहीं था। अनजाने में वो भूल भुलैया के गहरे हिस्से में पहुंच चुकी थी, यह देखने के लिए कि सामने वाला पीछा कर रहा है या नहीं। ग्रेस ने जल्दी से डिलन को फोन किया और ग्रेस को एक औरत दिखी और ग्रेस ने उस अजीब बूढ़ी औरत को मारा, लेकिन ग्रेस का चेहरा घायल हो गया और यहाँ पता चला कि वो बूढ़ी औरत उसका भविष्य का रूप थी। वो वैसी ही बन जाएगी जैसी वो अपनी तय मौत के समय होगी। चाहे वो कितना भी कोशिश करे, वो बूढ़ी औरत उसे ढूंढ लेगी। हल्का सा स्पर्श भी उसकी जवान त्वचा छीन लेगा। ग्रेस ने मदद मांगने की पूरी कोशिश की, लेकिन मदद आने से पहले ही उसकी मौत आ गई और वो अपने बूढ़े चेहरे के साथ मर गई। और जब उसके बॉयफ्रेंड ने उसे देखा तो पास जाने की हिम्मत नहीं की। उसकी मौत ने उन सभी लोगों को दहला दिया जिन्होंने सीटी की आवाज सुनी थी। और फिर क्रिस, एली और क्राइसेंथेमम लड़के के परिवार के पास गए और पूछा कि क्या इस स्थिति को तोड़ने का कोई तरीका है, लेकिन सामने वाले ने सिर्फ एक शब्द कहा, मौत, और वो भी मर गई। क्रिस का चचेरा भाई अपने बदले किसी और को मरवाने की तैयारी करने लगा और दूसरी तरफ डैन घर में छिपा था जब मुसीबत आई और उसका शरीर हवा में उछल गया जैसे कार दुर्घटना हुई हो। उसका चेहरा फट गया, उसकी टांगे टूट गई, उसकी नसें फट गई और डैन की मौत ने क्रिस के चचेरे भाई को बेहद घबरा दिया। वो उस पादरी के पास गया जिसने जहर लिया था। अगर वो अपना खून पादरी पर लगा दे तो मौत दूसरे व्यक्ति को स्थानांतरित हो जाएगी, लेकिन इस निर्णायक क्षण पर एली और क्रिस उसे रोकने आ गई। दोनों को लगा कि वे किसी निर्दोष को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। नतीजतन मौत नहीं बदली और चचेरे भाई की मौत तय थी। इसके बाद वे किसी और पर मौत नहीं डाल सकते थे, इसलिए उन्होंने एक योजना बनाई, नकली मौत का नाटक करके मौत को धोखा देने की। दवा से शरीर को अस्थायी रूप से मृत अवस्था में ले जाना, फिर इंजेक्शन लगाकर मरना। लेकिन ये प्रक्रिया जोखिम भरी थी और नकली मौत के दौरान सचमुच मर जाने की संभावना थी। दूसरी ओर पादरी जंगल से छूट गया। उसने चचेरे भाई द्वारा किए गए अपहरण का दोष एली और क्रिस पर डाल दिया। जब वो घटना स्थल पर पहुंचा तो क्रिस
अभी अभी होश में आई थी और एली लगभग मारी जा चुकी थी। क्रिस समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे। तभी पादरी के हाथ पर एली का खून लग गया। उसे पता नहीं था कि इसी पल मौत स्थानांतरित हो गई है और उसने बंदूक क्रिस की ओर तान दी। लेकिन सामने अचानक एक साया प्रकट हुआ जिससे वो डर गया और लगातार गोलियां चलाने लगा, लेकिन हर गोली उसी पर लगी। वो उसे मारना चाहता था, इसलिए सब कुछ उसी पर लौट आया और जल्द ही पादरी मर गया। लेकिन क्रिस और एली बच निकले। उन्हें लगा कि जिंदगी सामान्य हो जाएगी, लेकिन अप्रत्याशित रूप से स्कूल की एक लड़की ने फिर से वो सीटी उठा ली और स्कूल की स्टेज में उस लड़की को मंच पर वक्ता के रूप में बुलाया गया। लेकिन उसने कुछ नहीं कहा, केवल सीटी निकाली और बजाने लगी और यहीं पर मूवी खत्म होती है। फिर